सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो पहला प्रश्न आपके लिए और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, क्या है कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का शुभंकर क्या है, मैस्कॉट क्या है? तो सही उत्तर होगा हिमालयन किंगफिशर। तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 की हम बात कर रहे हैं, जो कि इसी महीने 21, 22 और 23 अगस्त को होगा। कहाँ पर होगा? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की डल झील में इसका आयोजन होगा। और अभी इसके लिए जो मैस्कॉट है, जो शुभंकर है, वो लॉन्च कर दिया गया, जो क्या है, रंगीन हिमालयन किंगफिशर है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। इसमें नारंगी और नीले रंग का इस्तेमाल हुआ है, मतलब नारंगी और नीले रंग का है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब तैयार हो जाओ। इसी तरह से खेलो इंडिया से संबंधित और जो गेम्स है वो सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जो इस साल हुए हैं। जैसे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 5वां संस्करण इसका हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, और इसमें टॉप पे भारतीय सेना रही। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 दूसरा संस्करण हुआ अभी नई दिल्ली में, जिसका मैस्कॉट उज्ज्वला है, जो रिप्रेजेंट करता है गौरैया को, और इसमें टॉप पे हरियाणा था। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ 7वां एडिशन, कहाँ पे हुआ? बिहार में हुआ, और उसका मैस्कॉट क्या था? गजसिम्हा। टैगलाइन थी खेल के रंग बिहार के संग, और उसमें टॉप पे महाराष्ट्र था। फिर हमने देखे खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण हुआ था दीव के घोगला बीच पर, और उसका शुभंकर क्या था? पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन है, और उसमें टॉप पे मणिपुर रहा। और फिर हमने देखा अब जल्द ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी होंगे 5वां एडिशन, कहाँ पे होगा? राजस्थान के जयपुर में। और जो आज हमने बात करी है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की, पहला एडिशन इसका होगा अभी इसी महीने होगा, श्रीनगर की डल झील में होगा। लेकिन आज जो हमने प्रश्न पढ़ा है वो क्या है? इससे मतलब इसमें जो शुभंकर है, मैस्कॉट है, वो क्या है? हिमालयन किंगफिशर है। ये हमने पढ़ा है, ये आप ध्यान रखना। अब कौन इसमें टॉप पे रहता है, कौन दूसरे पे रहता है, जो भी चीज़ें हैं वो हम 5-7 दिन बाद पढ़ेंगे जब इसका आयोजन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में सभागार वेब पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा पंचायती राज मंत्रालय ने। तो अभी सभागार वेब पोर्टल इसको पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ये एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल है, जिसका उद्देश्य है ग्राम सभा की मीटिंग्स की रिपोर्ट बनाना। इसमें भाषिणी प्लेटफॉर्म को भी जोड़ा गया है, जिससे इसे भारत की कई सारी लैंग्वेजेस में यूज़ किया जा सके। जैसे हर पंचायत में ग्राम सभा की मीटिंग्स होती है, तो मीटिंग्स में जो भी बात की गई है, जो भी निर्णय लिए गए हैं, उन पे रिपोर्ट बनाई जाती है, ताकि पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़े और बातों को डॉक्यूमेंट के तौर पर रखा जा सके। पर इस पूरी प्रोसेस में जो रिपोर्ट तैयार होती है उसे बनाने में बहुत समय लग जाता है। तो इसी समय को कम करने के लिए अभी सभागार नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये कैसे काम करेगा? जब भी ग्राम सभा की मीटिंग चलेगी तो उसे वीडियो या ऑडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, और इस रिकॉर्डिंग को सभागार पर अपलोड कर दिया जाएगा। मतलब ये जो पोर्टल है इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। फिर AI की मदद से सभागार जो ये वेब पोर्टल है, ये कुछ ही मिनटों में पूरी रिपोर्ट बनाकर दे देगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाया है। आपको क्या याद रखना है? सभागार वेब पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने। क्या उद्देश्य है वो हमने समझ लिया। अच्छा, एक काम करता हूँ, पंचायती राज मंत्रालय से ही कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने पढ़े हैं, वो मैं आपको सारे रिवाइज करवाता हूँ। एक तो आप ये याद रखो, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान ये मोदी जी ने कब लॉन्च किया था? 26 दिसंबर 2024 को, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद रखना। पंचायती राज मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह हैं। और पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का भी उद्घाटन किया था हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 आया था, जिसे आप पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स बोलोगे इंग्लिश में। टॉप पे कर्नाटक है। पंचायती राज मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया था। उद्देश्य क्या है? महिला पंचायत नेताओं को सशक्त बनाना और स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाना। और राजस्थान में हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की भी घोषणा हुई थी। पहली बार अभी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 आया था, उसमें फ्रंट रनर A कैटेगरी में टॉप पे गुजरात था। और भारत की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत कौन सी बनी? केरल की पुल्लमपारा पंचायत। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। अच्छा, एक स्वामित्व योजना आप याद रखना, मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था पंचायती राज दिवस के मौके पर ही, यानी कि 24 अप्रैल 2021 को ही। उद्देश्य क्या है? सटीक भूमि रिकॉर्ड प्रदान करके संपत्ति विवादों को कम करना। और एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस
श्रेणी में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत को स्वर्ण पदक मिला था? महाराष्ट्र की है। और सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना को किसने मंजूरी दी है? बिहार ने। तो देखो, पंचायत से ही संबंधित ये सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न थे जो मैंने आपको यहाँ रिवाइज कराए, एक साथ ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में किस देश में स्थित डार्डानेल्स जलडमरू मध्य के समुद्री यातायात को वनाग्नि के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया? तो आंसर होगा तुर्की है। तो एक तो ये याद रखना कि डार्डानेल्स जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट, ये एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो एजियन सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। या आप कह सकते हो कि ये तुर्की के यूरोपीय और एशियाई हिस्से को अलग अलग करता है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए तुर्की जो देश है, तुर्की को अब तुर्की कहते हैं, तो तुर्की ये एशिया और यूरोप दोनों में आता है। पर अभी तुर्की में लगी भीषण जंगल की आग के चलते इस डार्डानेल्स जलडमरू मध्य से जहाज़ों की आवाजाही को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। और ये वाली चीज़ मैं आपको मैप में भी दिखाता हूँ, आपको अच्छे से चीज़ समझ में आएगी। तो ये आप समझो ये पूरा तुर्की है, मतलब तुर्की है, और आपको बताया इसका कुछ हिस्सा यूरोप में आता है, कुछ एशिया में आता है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये यूरोप में है, नीचे वाला पार्ट ये एशिया में है। और इसके बीच में यहाँ पे ये मरमरा सागर है, और यहाँ पे दो स्ट्रेट आपको मिलेंगे। एक इधर वाला है जिसकी आज हमने बात की है, डार्डानेल्स स्ट्रेट, जो कि किस किस को जोड़ता है? एजियन सागर और मरमरा सागर को। उसी तरह से उस वाले हिस्से में आप देखोगे यहाँ पे ये बॉस्पोरस जल संधि है। इधर ये जो ब्लैक सी है इसको ये मरमरा सागर से जोड़ता है। ठीक है, जो आज हमने बात की है वो डार्डानेल्स जल संधि की बात की है। ठीक है, तो मैंने आपको मैप से भी समझा दिया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी पहले मैं आपको तुर्की के कुछ स्टैटिक बताता हूँ, जैसे कि कैपिटल अंकारा हो गई, करेंसी है टर्किश लीरा, प्रेसिडेंट है रेसेप तैयप एर्दोगान, और हमने कहा दो महाद्वीपों में आता है ये, एशिया और यूरोप में। और तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। अनातोलिया का पठार, जिसे एशिया माइनर का पठार कहते हैं, यहीं पर मिलेगा। और सर्वाधिक लवणता वाली झील वॉन गोलू झील भी आपको यहीं पर मिलेगी। आपको याद होगा दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर ये तुर्की में ही मिला था। उसके अलावा दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेप इसका नाम है, इसको पेश किया तुर्की ने। और तुर्की ने ही अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का भी अभी अनावरण किया था। ये न्यूज़ में था, ध्यान रखना। अच्छा, इसके अलावा जिस तरह से आज हमने एक जलडमरू मध्य के बारे में पढ़ा, यानी कि स्ट्रेट के बारे में पढ़ा, डार्डानेल्स उसका नाम है, उसी तरह से कुछ और महत्वपूर्ण जो जल संधियाँ हैं, जो स्ट्रेट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दी है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना, या पीडीएफ में तो आपको मिल ही जाती है चीज़ें। टेलीग्राम चैनल पे डेली पीडीएफ अपलोड होती है, तो वहाँ से भी आप इसको रीड कर सकते हैं। जैसे कि टार्टरी जलडमरू मध्य, यहाँ पे भूभागों की बात की है, किन भूभागों को ये अलग करता है और किन जल निकायों को जोड़ता है, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना, 2 शीट है इसमें। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में बुजुर्गों और दिव्यांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना किसने शुरू की है? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, उन्होंने ही मुख्यमंत्री थायू मनवर नाम से एक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य है राज्य में 70 वर्ष से ज़्यादा उम्र के जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं और जो भी दिव्यांगजन हैं, उनको उनके घर तक राशन पहुंचाया जा सके, इसीलिए ये योजना शुरू की गई है। तमिलनाडु ने शुरू की है, तो आपको ले चलते हैं। ये रहा तमिलनाडु। कैपिटल चेन्नई हो गई है, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, गवर्नर हैं आर.एन. रवि। राजकीय पशु नीलगिरी ताहर हो गया, पक्षी है एमराल्ड डोव, वृक्ष है ताड़ का पाम ट्री, पुष्प है ग्लोरियोसा लिली। उसके अलावा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, मधुमलाई नेशनल पार्क है, गुंडई नेशनल पार्क है, अन्नामलाई नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क है। शास्त्रीय नृत्य यहाँ का भरतनाट्यम है, क्लासिक डांस। 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और तमिल जो है ये शास्त्र भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। पोंगल यहाँ पे फेस्टिवल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, थाईपुजम हो गया, आदि पेरक्कू हो गया, चित्तिराई महोत्सव हो गया, हेतायम्मन महोत्सव हो गया। बाकी कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ो आप तमिलनाडु से, जैसे कि कुंभकोणम पान के पत्ते और थवलाई फूलमाला को जीआई टैग मिला। दक्षिण भारत की पहली एसी लोकल ट्रेन सेवा यहाँ शुरू हुई चेन्नई में, जब ये देश की दूसरी है, पहली मुंबई में चल रही है। किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। ग्रेटर फ्लेमिंगो याद रखना है, ये गुजरात का राजकीय पक्षी है।
स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को मंजूरी देने वाला तीसरा राज्य है तमिलनाडु। इससे पहले 2 कौन है ऐसा करने वाले, कर्नाटक और गुजरात। और हॉकी इंडिया मास्टर्स कप का अभी जो पहला संस्करण हुआ था चेन्नई में हुआ था, पुरुष वर्ग तमिलनाडु ने जीता, महिला वर्ग उड़ीसा ने। भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तमिलनाडु में। पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता चेन्नई में हुई। जामाता अभ्यास भारत और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में हुआ, ये कहाँ पर, चेन्नई में। हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में स्थापित किया। उसके अलावा भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया, चेन्नई में। और पीएम मोदी ने तुतिकोरिन एयरपोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, वहीं से वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को शुरू किया। हॉकी इंडिया ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में अपनी 15वीं बैठक का आयोजन किया। और वियतनाम की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है विनफास्ट, उसने भारत में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में। तमिलनाडु से ये सभी प्रश्न अभी न्यूज़ में थे, मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी किस राज्य ने ऑपरेशन फॉल्कन शुरू किया था, तो आंसर होगा असम ने। एक्चुअली में असम पुलिस और असम वन विभाग ने गेंडों के अवैध शिकार नेटवर्क को खत्म करने और अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए ऑपरेशन फॉल्कन शुरू किया था। और इसी के तहत अभी तक 42 गेंडा शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ऑपरेशन फॉल्कन ये शुरू किया गया था असम में, किस लिए, गेंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए। अब असम की बात है तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल दिसपुर हो गई है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राजकीय पशु क्या हो गया, एक सिंग वाला गेंडा हो गया। पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक। वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, फल है काजी नींबू। यहाँ का लोक नृत्य है बिहू, बगरुम्बा और भोर। क्लासिकल नृत्य, क्लासिकल डांस सतरिया है। त्योहारों की बात करें, बिहू हो गया, वांचुवा महोत्सव हो गया, बेखो महोत्सव हो गया। और असम का 7वां नेशनल पार्क देहिंग पटकई बना था, बाकी 6 भी मैं आपको बता दूं। रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा और औरंग नेशनल पार्क। आपको पता है भारत का पहला तेल का कुआं ये कहाँ पर खोजा गया था, डिगबोई असम में। और भारत का सबसे लंबा नदी पुल करो इसे, ये भूपेन हजारिका है, डोलो सादिया पुल भी बोलते, लंबाई ये 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर है ये। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न भी आपको रिवाइज करवाएं तो ये देखो, असम देश का पहला राज्य होगा जिसके पास खुद का अपना सैटेलाइट है, नाम है असम सेट। और टाइम मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया था, तो असम की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। और असम ये भारत का पहला राज्य बन गया जिसने बायो E3 पॉलिसी को अपनाया है। और मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान यहाँ शुरू हुआ था। इंडियन आर्मी और असम पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन घोस्ट सिम लॉन्च किया था। गज मित्र नाम से एक पहल यहाँ पे शुरू हुई थी। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क ये असम में लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना यहाँ शुरू हुई थी। और मुख्यमंत्री निजित मोइना असोनी 2.0 योजना भी यहाँ पे शुरू होती है अभी। ठीक है, ध्यान रखना ये सब बातें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे खनन और धातु पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय फर्म कौन सी बन गई है, तो आंसर होगा हिंदुस्तान जिंक। तो हिंदुस्तान जिंक इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स में शामिल होने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें आने के बाद हिंदुस्तान जिंक ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को और बेहतर ढंग से फॉलो करेगा और इसकी वैश्विक पहचान भी बढ़ेगी। बाकी अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स की, यानी कि खनन और धातु पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद की, तो ये माइनिंग और मेटल इंडस्ट्री के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी है। क्या काम करता है, माइनिंग और मेटल्स इंडस्ट्री को बढ़ाना और इनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। इसकी शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी 2001 में। हेडक्वार्टर इसका लंदन यूके में मिलेगा आपको। और इसमें विश्व की टॉप 25 खनन कंपनियां, माइनिंग कंपनियां शामिल हैं। हिंदुस्तान जिंक अभी इसमें शामिल हो गई है और शामिल होने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। हिंदुस्तान जिंक की बात करें, ये एक प्राइवेट कंपनी है। इसमें गवर्नमेंट के 35% शेयर है, बाकी वेदांता के हैं 64% शेयर। और इसका काम है जिंक, लेड, सिल्वर और कैडमियम की माइनिंग करना, प्रोड्यूस करना। स्थापना होती है 1966 में। हेडक्वार्टर उदयपुर राजस्थान में आपको मिलेगा। अच्छा, मैंने कहा ना इसमें शामिल होने वाली ये भारत की पहली कंपनी बनी है। तो भारत में पहले से संबंधित बहुत सारे तरह के प्रश्न हमने पढ़े हैं। जो भी इंपॉर्टेंट अभी लेटेस्ट प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, ध्यान से सुनना आप। लगभग 16-17 प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो अगर बात करते हैं भारत का पहला AI+ कैंपस, ये कहाँ पर खुलेगा, अमरावती आंध्र प्रदेश में। देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान क्रिएटिव टेक इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर शुरू हुआ, मुंबई।
भारत की पहली RO फेरी सेवा ये शुरू हुई गोवा में। और ब्रिटेन के साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय ने गुरुग्राम में अपना पहला विदेशी परिसर खोला। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय कैप्टन बने कौन? शुभांशु शुक्ला, यूपी से हैं। एक्सियोम मिशन 4 के तहत गए थे। भारत का पहला खनन पर्यटन प्रोजेक्ट ये कहाँ पर शुरू किया गया? झारखंड। देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट भू तापीय संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित होगा? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। और भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ पर किया? चेन्नई। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी कहाँ शुरू हुई? तो वदमना विलेज, नागपुर, महाराष्ट्र में। भारत का पहला हिंदी माध्यम में MBBS कॉलेज ये मध्य प्रदेश में खुला जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? जबलपुर में। उत्तर भारत के उन्नाव में भारत की पहली प्राइवेट AI यूनिवर्सिटी बनाएगा। कौन बनाएगा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पर शुरू हुआ? गुजरात में। गुजरात के कांडला में जो दीनदयाल पोर्ट है वहाँ पे। और फेसलेस GST अधिनिर्णय GST एजुडिकेशन यानी कि न्यायिक निर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य केरल है। और भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी कहाँ पर शुरू हुई? हैदराबाद में, जो गाचीबोवली स्टेडियम है वहाँ पर। और खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बने डॉक्टर अरेनारे, ये नाइजीरिया से हैं। और भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र कैटलिस्ट सेंटर ये कहाँ पर शुरू हुआ? NIT कैलिकट में। हैदराबाद में भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ। और भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा की गई अभी कहाँ पर? जयपुर में। तो ये सब ध्यान में रखना पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कौन से अंतरिक्ष एजेंसी 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाएगी? तो आंसर होगा नासा। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, जो 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर के निर्माण को तीव्र करने की योजना बना रहा है। और इस रिएक्टर की क्षमता 100 किलोवाट होगी। और इसी तरह से चाइना और रूस की भी 2035 तक चंद्रमा पर स्वचालित परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाने की योजना है। लेकिन यहाँ पे अभी बात नासा की हो रही है, तो नासा के बारे में जानते हैं। फुल फॉर्म क्या हो गई? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और स्थापना होती है 1958 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC। मोटो हो गया फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। उसके अलावा लेक्सी मिशन ये नासा ने लॉन्च किया पृथ्वी के चुंबकीय आवरण का अध्ययन करने के लिए। और बताओ किस भारतीय को नासा के एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया था? तो आंसर होगा शुभम शुक्ला, हम पढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले ये पहले भारतीय हैं। और अभी 27 फरवरी 2025 को नासा ने एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च किया था, उसका नाम है स्फेरेक्स। और नासा ने पंच मिशन लॉन्च किया था। ये मिशन सूर्य की बाहरी परत और उससे निकलने वाली सौर हवाओं के रहस्यों का पता लगाएगा। नासा ने अभी लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर मिशन भी लॉन्च किया था। उद्देश्य है चांद पर पानी की खोज करना। उसके अलावा SpaceX ने फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से यात्रा करेगा। ये पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। और आपको बताएं नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? डांगेती जानवी बनी थी, आंध्र प्रदेश से हैं। ट्रेसर्स मिशन भी याद रखना। सूर्य से आने वाली सौर हवाओं और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच होने वाले अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए मिशन लॉन्च किया था नासा ने। निसार सैटेलाइट लॉन्च किया था नासा और इसरो ने मिलकर के, भारत से इसको लॉन्च किया। कौन सा रॉकेट है ये याद रखना? GSLV F-16 है। फुल फॉर्म क्या होती है? चलो एक काम करते हैं, फुल फॉर्म निसार की आप लोग बताएंगे, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस या स्मृति दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 14 अगस्त को। तो हर साल हम 14 अगस्त को ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में, इंग्लिश में बोलोगे तो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाते हैं। पहली बार इसको 2021 में मनाया था। तो आपको बताएं 15 अगस्त 1947 1947 को हम आज़ाद हुए थे, पर उससे एक दिन पहले भारत के विभाजन और उसकी त्रासदी में मारे गए और पीड़ित लाखों लोगों की याद में हम ये दिन मनाते हैं, क्योंकि उस विभाजन में अनेक परिवार विस्थापित हुए थे और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो उसी की याद में हम ये दिवस मनाते हैं। याद रखना कब? 14 अगस्त को। अब जब भी दिवस वाला प्रश्न आ रहा है, अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आधा महीना हो चुका है अगस्त का, तो आधे महीने में जाकर के आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा और आपको बोलूँगा कि अभी तक हमने जो भी डेज अगस्त में मनाए हैं आपको कितने याद है। आप लिखने की कोशिश करो और लिख करके देखो कि आपको कितने याद है, जिससे आपका खुद का एक सेल्फ टेस्ट हो जाएगा ये।
ठीक है, हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे यूईएफए सुपर कप 2025 किस टीम ने जीता? तो आंसर होगा पेरिस सेंट जर्मेन। तो यूईएफए सुपर कप 2025 का आयोजन ये 13 अगस्त 2025 को हुआ अभी, और उसको जीत लिया पेरिस सेंट जर्मेन। ये फ्रांस का एक फुटबॉल टीम है और इसने हराया है टॉटेनहम हॉटस्पर को, ये इंग्लैंड की है। तो यूईएफए सुपर कप याद रखना, किसने जीता, किसे हराया। ये यूरोप में होने वाला एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये यूईएफए चैंपियंस लीग और यूईएफए यूरोपा लीग के विजेताओं के बीच खेला जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1972 में। तो वर्तमान इसका चैंपियन कौन बन गया है? पेरिस सेंट जर्मेन, ये फ्रांस का है। सबसे ज़्यादा बार इसको जीता है रियल मैड्रिड की टीम ने, जो कि स्पेन की है, 6 बार जीता है। यूईएफए का फुल फॉर्म हो गया यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। अच्छा, फुटबॉल से संबंधित 2-4 प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो अदिति चौहान का नाम याद रखना, ये हमारे भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर थी, संन्यास ले लिया। अभी 14वां यूईएफए वुमेन्स यूरो कप 2025 स्विट्जरलैंड में हुआ था, इसको इंग्लैंड ने जीता स्पेन को हरा के। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी 2025-26, जिसे जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहते हैं, पंजाब में हुआ था। अभी इसको मणिपुर ने जीत लिया, पश्चिम बंगाल को हराया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बन गए, याद रखना कौन? खालिद जमील। और 10वां कोपा अमेरिका फेमिनिना 2025 यानी कि महिलाओं का जो हुआ था इक्वेडोर में, उसको ब्राजील ने जीता, कोलंबिया को हराया। भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी कहाँ पर शुरू हुई? हैदराबाद में, हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं क्या कि अभी 79 नंबर का 79वां जो स्वतंत्रता दिवस समारोह है, इसका विषय क्या था? तो आंसर होगा नया भारत। तो अभी 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंट डे मनाया, 79 नंबर का, और इसकी थीम थी नया भारत, समृद्ध, सुरक्षित और साहसी। और ये थीम भारत सरकार के विकसित भारत विजन 2047 को दर्शाती है, विजन 2047 को। अच्छा, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया लगातार 12वीं बार। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि यहाँ पर मोदी जी की सहायता के लिए कौन थी फ्लाइंग ऑफिसर थी मौजूद, उनका नाम क्या है? तो रशिका शर्मा उनका नाम है। अच्छा, वैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगातार 17 बार यहाँ से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया, जबकि इंदिरा गांधी ने 11 बार। तो इस तरह से मोदी जी ने अभी उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, लगातार 12 बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। इसके अलावा यहाँ पे 1090 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया। तो इस बार याद रखना, ये हमने कौन से नंबर का इंडिपेंडेंट डे मनाया? 79 नंबर का। थीम क्या थी? नया भारत। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। बाकी डेली इनकी क्विज बना करके अपलोड की जाती है आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो क्विज आप लगाते रहिए। एमसीक्यू फॉर्मेट में क्विज डालता हूं मैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस होते रहे, रिवीजन होता रहे, ताकि एग्जाम टाइम पे इन प्रश्नों को आप भूल ना जाओ। तो उसके लिए क्विज लगाना बहुत ज़रूरी है। हिंदी इंग्लिश में क्विज होती है, साथ में एक्सप्लेनेशन भी होता है हर प्रश्न का, जो आपको सॉल्यूशन पे मिल जाएगा। और क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, या डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पीडीएफ भी आपको डेली मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था, अभी भारत के 89 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो रोहित कृष्णा। फिर पूछा, जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तुवालू। विश्व अंगदान दिवस मनाया गया 13 अगस्त। और लोकसभा में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 ने किस अधिनियम का स्थान लिया? इंडियन पोर्ट एक्ट 1908। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में कौन सी टीम लगातार दूसरे वर्ष चैंपियन बनी? झारखंड। और 80,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये कहां पर शुरू होगा? बंगलुरु। किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ सूचकांक लॉन्च किया? स्वास्थ्य मंत्रालय। और कहाँ पहला एकीकृत बहु राज्य मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा चक्र का आयोजन हुआ? अभी दिल्ली एनसीआर। और तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, जिसे अभी हाल में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी? अरुणाचल प्रदेश। और आखिरी प्रश्न था कि अभी उड़ीसा हैंडलूम की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? माधुरी दीक्षित। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 44वां भारतीय स्थल अभी कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। बाकी आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।